समाज क्या कहेगा। सिंघानिया खानदान अमृतसर का सबसे नामचीन खानदान माना जाता है। अमृतसर में जितने भी दुपट्टे बेचे जाते हैं वो सिंघानिया फैक्ट्री से ही तो आते हैं। इस फैक्ट्री की शुरुआत भी राधिका सिंघानिया ने अपने पति ईश्वर सिंघानिया के साथ मिलकर ही की थी, लेकिन कुछ सालों पहले उनकी तबीयत के चलते उनकी मौत हो गई। तब से सारा कारोबार राधिका सिंघानिया ने ही संभाला है। ना कि सिर्फ फैक्ट्री, लेकिन घर की सारी भागदौड़ भी उनके ही हाथ में है। अभी तक नाश्ता टेबल पर क्यों नहीं लगा? वो मम्मी जी आज पराठे बनाते हुए थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए मैं अभी लगाती हूँ बस नाश्ता। तुम्हें पता है ना, हमें वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं है। जो वक्त की कदर नहीं करता, लोग उसकी कदर नहीं करते। मैं बस अभी लगा देती हूँ। सब लोग टेबल पर आ जाओ। हाँ माँ, बस आरोही और चिराग भी आ ही रहे। आजकल के बच्चों को वक्त की कदर ही नहीं है। कितनी बार कहा है कि नाश्ते के टेबल पर मुझे हर एक सदस्य चाहिए घर का। सॉरी दादी, आ गया मैं। जी मैं भी आ गई। आरोही, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, ये नहीं कि अपनी माँ का किचन में हाथ ही बटा दो। और तुमने ये क्या कुड़ियों की तरह कान में झुमके पहन रखे हैं? ये झुमके नहीं है दादी, ये तो वो। क्या ये वो? कल तुम्हारे कान में ये दिखे ना तो कान ही काट डालूंगी, समझे? क्या कहेंगे लोग कि राधिका सिंघानिया का पोता कान में बालियां पहनता है। जी माँ जी, मैं कह देती हूँ उतार देगा। जी दादी, उतार दूंगा पक्का। विक्रम, नाश्ता करने के बाद मुझे वो नए दुपट्टे की सारी डिजाइन्स दिखाना, ठीक है? जी माँ। राधिका सिंघानिया की जिंदगी का मकसद ही था सबको अपने कंट्रोल में रखना और अपनी शान बान को बनाए रखना, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनके घर में हर कोई एक नई उड़ान को छूना चाहता था। माँ, ये बालियाँ मैं नहीं उतार सकता। जब मैं रॉक स्टार बन जाऊंगा तो कितना कूल लगूंगा। रॉक स्टार बन के कूल तो तब लगेगा ना जब दादी तेरे चेहरे की माला पर फूल नहीं चढ़ाएंगी। कल उन्होंने देख लिया ना कि अभी तक तेरे कानों में बाली है तो तू तो गया। अरे मेरी फिक्र छोड़, तू पहले अपनी सोच। तूने दादी को बताया है कि तू इंग्लिश लिटरेचर में आगे पढ़ाई कर रही है और प्रोफेसर बनने के सपने देख रही है? देखो तुम दोनों जो भी है, लेकिन ये बातें अगर मम्मी जी तक पहुंच गई ना तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी नहीं छोड़ेंगी, समझे तुम दोनों? इसलिए क्या मम्मी? हम इस घर में सांस तो ठीक से ले नहीं पाते। सपने भी देखे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो जैसे। हाँ मम्मी, बचपन से लेकर आज तक हमने वही किया जो दादी कहती आई है, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम उनके हाथ की कठपुतली नहीं बन सकते। मैं तुम दोनों को समझती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। ज़रा सोचो, तुम दोनों इतने आराम से जो पा रहे हो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि राधिका सिंघानिया तुम्हारी दादी हैं। अगर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो तुम दोनों के ये सपने क्या, कोई भी सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। पर मम्मी, देखो तुम दोनों प्लीज़ वैसा ही करो जैसा मम्मी जी कहती हैं। आज तक वैसा ही तो होता आया है और आगे भी वही होगा। राधिका सिंघानिया का नाम उसके लिए सब कुछ था। उसके आगे उसका परिवार, उनकी खुशियाँ, उनका नज़रिया कोई मायने ही नहीं रखता था। मैंने तुमसे कहा था विक्रम कि हमारे पोस्टर्स हर जगह होने चाहिए, तो फिर ये हर जगह क्यों नहीं है अभी तक? अब मैंने सोचा माँ कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी जगहों पर ही अपने पोस्टर्स लगवाते हैं, जिससे हमारा पैसा भी बचेगा और वक्त भी। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही किया करो विक्रम। अभी हम जिंदा है सारे फैसले लेने के लिए। हमने कहा कि सिंघानिया ग्रुप के पोस्टर्स हर जगह होने चाहिए तो होने ही चाहिए, समझे? हाँ माँ, पर मैंने सोचा कि हाँ, तुम सोच ही क्यों रहे हो? तुम्हें पता है कि हमारा नाम कितना फैला हुआ है? हर जगह पर बस सिंघानिया का नाम होना चाहिए। समाज में हमारा इतना नाम है, कैसा लगेगा कि हम कुछ पैसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। सॉरी माँ, मैं अभी लगवा देता हूँ। आगे से खुद से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है विक्रम। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही क्या करो। तुम जानते हो ना कि हमारी इज्जत हमें कितनी प्यारी है। जी माँ, मैं समझ गया। कहने को तो विक्रम अपनी माँ के साथ उनका बिजनेस संभालता था, लेकिन उस बिजनेस में विक्रम की इज्जत कुछ भी नहीं है। ना तो वो कोई फैसला ले पाता था और ना ही उसे कुछ नया करने का हक था। क्या हुआ? आप परेशान से लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या आज? वही जो सालों से होता आया है। आज भी माँ ने मुझे इन सब कर्मचारियों के सामने डांट दिया। कहने को तो मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन मेरी हैसियत उस फैक्ट्री में एक कर्मचारी से कम नहीं है। आप मम्मी जी से बात तो करते? क्या बात करूँ उनसे?
ये फैक्ट्री, ये कारोबार, ये घर सब उनका बनाया हुआ है। काश मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया होता, उनके जितना नाम कमाया होता तो शायद। आप ऐसा मत सोचिए, मुझे विश्वास है कि आप एक ना एक दिन खुद को साबित ज़रूर करेंगे। आज अगर सब हमारी इज्जत करते हैं तो बस इसलिए कि हम सिंघानिया हैं, क्योंकि माँ ने ये इज्जत कमाई हुई है। आप परेशान मत होइए ना। चलिए हाथ मुँह धो लीजिए, खाने का वक्त हो गया है। मम्मी जी भी टेबल पर आती होंगी। हाँ चलो, वरना माँ बहुत नाराज़ हो जाएगी। राधिका सिंघानिया जो भी करती थी उसके पीछे एक ही मकसद होता था कि वो समाज में अपना और नाम कमा पाए, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। कल हम सबको एक चैरिटी शो में जाना है। कल शाम 6 बजे मुझे सब लोग तैयार दिखने चाहिए। जी माँ। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर तुम में से किसी ने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे हमारा नाम खराब हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा है भी कौन इस घर में दादी? क्या कहा? मैं कह रहा था कौन सा रंग पहनना है कल शो में, आप बता दीजिए ना। सबको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं और अच्छे से तैयार होना है, समझे? वहाँ तुम लोगों को शायद स्पीच देने भी बुला सकते हैं और तुम सबको यही कहना है कि हमारा परिवार हमेशा साथ रहता है, यहाँ सबकी खुशी का ख्याल रखा जाता है और राधिका सिंघानिया हमारी दादी है, इसका हमें गर्व है। गर्व है? हमें अफसोस है। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग आपस में? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, ये तो बस यूं ही। देखो कविता, अगर तुम्हारे बच्चों में से कल किसी ने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, सच में। जी मम्मी जी, मैं समझा दूंगी दोनों को, आप फिक्र मत करिए। राधिका की चेतावनी के बाद कविता ने आरोही और चिराग को अच्छे से समझाना शुरू किया, जिससे कल कोई भी गड़बड़ ना हो। हाँ, तो कल क्या बोलोगी स्पीच में? मम्मी आपको क्या लगता है कोई हम बच्चे हैं क्या जो स्पीच में जाकर बोल दे कि हमारी दादी अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती है, हमारी दादी बेस्ट है? फिर भी तुम दोनों को बोलना है, समझे? देखो कल ना कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी, हम ध्यान रखेंगे कि कोई गड़बड़ ना हो। आप बता दो कि क्या क्या कहना है। हाँ, ये लो पर्ची, इसमें जो लिखा है वही कहना, ठीक है? और उसके बाद मम्मी जी के पाँव भी छूने हैं। मैं तो सोच रहा हूँ उनके पाँव पर चूहा छोड़ दूँ। कैसा लगेगा? राधिका सिंघानिया पूरे शो में भागती रहेगी। चुप कर बदमाश। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। चुप करो तुम दोनों। चलो ये याद कर लो और कल स्माइल करना भूलना मत, समझे? स्माइल नहीं मम्मी, फेक स्माइल को। चैरिटी शो अमृतसर का सबसे बड़ा शो था, जहां सिंघानिया परिवार ने कई सारे पैसे भी डोनेट किए थे, जिस वजह से राधिका सिंघानिया को अवार्ड भी मिलना था। चिराग, आरोही, जाओ अपनी दादी के साथ बैठो, जाओ। मम्मी, हिटलर के साथ बैठना ज़रूरी है क्या? कहा था ना मैंने कि कोई गड़बड़ नहीं करना। जाओ तुम दोनों वहाँ जाकर बैठो। अरे ठीक है, बैठते हैं ना। आपका बहुत बहुत स्वागत है राधिका जी। अरे नहीं, हमें तो आना ही था। ये मेरे पोता पोती हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए देखिए ना मेरे पास ही आकर बैठ गए। प्यार नहीं करते, आपसे डरते हैं, इसलिए बैठे हैं यहाँ। अरे चुप करना, तेरे मन की बातें भी मुझे तो बाहर सुनाई दे रही है। अरे आप तो चिराग सिंघानिया है ना? जी सर, आप मुझे जानते हैं? हाँ, मेरा बेटा आप ही के कॉलेज में पढ़ता है। बताता है कि आप घंटों गिटार बजाते हैं क्लास के बाहर। आज आपकी दादी को अवार्ड मिलने वाला है, तो आप ही कुछ गाकर सुना दीजिएगा। अरे आपको भी ये सब अभी कहना था? क्या हुआ, आइए ना। राधिका जी, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना अगर ये यहाँ गाए तो? अरे नहीं, मुझे क्या तकलीफ़ हो सकती है भला? ये तो बस उसका शौक़ है और कुछ नहीं। आगे चलकर तो इसे फैक्ट्री ही संभालनी है वैसे भी। जा चिराग, गा ले गाना, फिर हमें घर भी चलना है और मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी काम है। आज तो मैं गया काम से। राधिका को चिराग के गाने के बारे में पता चल गया था, जिसे लेकर राधिका चिराग से नाराज़ हो गई थी। दादी मेरी बात तो सुनिए। कहाँ है तेरी गिटार? मैं आज ही उसे तोड़ दूंगी। नहीं दादी, प्लीज़ ऐसा मत करिए। गाना और गिटार बजाना मेरी ज़िंदगी है, प्लीज़ इसे तोड़िए मत, प्लीज़। जिंदगी है? सिंघानिया खानदान का चिराग अब ये गवैया बनेगा? तुम्हें पता भी है समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी?
लेकिन दादी कभी तो आप समाज के बारे में ना सोचकर हमारे बारे में सोचिए, ये कि हम क्या चाहते हैं। तुम दोनों को क्या लगता है कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं? ये जो भी कुछ हमने इकट्ठा किया है वो सब हमारे परिवार के लिए ही तो है। नहीं दादी, ये सब हमारे लिए नहीं है, आपकी झूठी शान के लिए है। हमने तो कभी अपनी खुशी का काम किया ही नहीं। हाँ दादी, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं ये दुपट्टे नहीं बनाना चाहता। और मैं दादी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहती हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है। अच्छा, अब तुम्हारे भी पर निकल आए हैं, लेकिन मैं तुम्हें मेरा नाम खराब करने नहीं दूंगी। दादी प्लीज़ हमें वो करने दीजिए जो हम करना चाहते हैं। बचपन से आपने जो कहा हमने किया है, लेकिन प्लीज़ अब हमारे मन की भी सुन लीजिए। दादी हमारे सपने कुछ और हैं, प्लीज़। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, कल से चिराग फैक्ट्री जाएगा और आरोही के लिए हम लड़का ढूंढेंगे। अगर समाज में पता लग गया कि राधिका सिंघानिया के पोता पोती ये सब हरकत कर रहे हैं तो क्या नाम रह जाएगा हमारा? दादी पर हम... मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। कल से कान से ये बाली निकाल कर फैक्ट्री आना। विक्रम, मुझे और कोई बात नहीं सुननी है, समझाओ अपने बच्चों को। आरोही, चिराग, प्लीज़ अब चुप हो जाओ। यहाँ वैसा ही होगा जैसा माँ चाहेंगी। आपने पापा के सपने तो कभी पूरे होने नहीं दिए, अब हमारे साथ भी वही कर रही हैं। चिराग, ये क्या तरीका है दादी से बात करने का? सही तो कह रहा है चिराग पापा, आपका भी सपना था अपना बिजनेस करने का, लेकिन दादी ने कभी आपको नहीं करने दिया, और फिर भी आज आप उनका साथ दे रहे हैं। चुप हो जाओ दोनों, अब बहुत हो गया। नहीं पापा, बहुत कहाँ हुआ है अभी। आज वक्त है पापा, आपको हमारे लिए खड़ा होना ही होगा। छोड़ना, पापा कभी खुद के लिए नहीं खड़े हो पाए, हमारे लिए क्या होंगे। बस बहुत हो गई बदतमीजी। मैंने जो कहा अब वो पत्थर की लकीर है, अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। राधिका की तरफ से पूरे घर के लिए फरमान जारी कर दिया गया, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था। लेकिन चिराग और आरोही अभी भी अपने सपने को भूल नहीं पाए थे। क्या हुआ आरोही, अभी भी ये पढ़ाई कर रही हो? माँ, आप जानती है ना, मेरा सपना रहा है प्रोफेसर बनने का। प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए। मैं समझ सकती हूँ आरोही, लेकिन अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे भी शौक़ था कि मैं टीचर की जॉब करूँ, लेकिन मैं तब भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाई थी, और आज भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मन फैक्ट्री में बिल्कुल नहीं लगता मम्मी, हम भाग जाए क्या यहाँ से? लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ? न तो हमारे पास कोई जगह है रहने की और ना ही पैसे। दादी ऐसी क्यों है? उन्होंने भी तो अपनी जवानी में कुछ किया होगा ना। काश ऐसा होता तो हम उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब दे पाते। हम एक काम कर सकते हैं, मम्मी जी गांव से हैं, अगर तुम दोनों गांव जाकर उनके बारे में कुछ पता लगा पाओ तो शायद काम बन जाए। लेकिन ये तो बस मेरा अंदाज़ा है, पता नहीं ऐसा कुछ है भी या नहीं। कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना मम्मी। आरोही और चिराग मौका मिलते ही गांव चले जाते हैं, लेकिन इस बात का पता अभी तक राधिका को नहीं था। चिराग और आरोही कहाँ है? वो मम्मी जी बस आती ही होंगे, आप खाइए ना जब तक। ठीक है। क्या ज़माना आ गया है, आजकल के बच्चों को माँ बाप की पड़ी ही नहीं। हाँ, जैसे तुझे बहुत पड़ी थी 35 साल पहले, है ना? श्रीला, तू यहाँ? आपके लिए सरप्राइज दादी, कैसा लगा आपको? अरे कविता बहू कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। और तू भगोड़ी कैसी है? क्या भगोड़ी, आप माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अरे इसने तुम सबको अपनी लव स्टोरी नहीं बताई क्या? ये राधिका तुम्हारे पिताजी के साथ गांव से भागकर यहाँ आई थी, अपने माँ बाप को बिना बताए। यहाँ उसने अपने पति के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया, जबकि उस वक्त औरतों का कहीं आना जाना भी अलाउड नहीं था। क्या रे राधिका? और आज ये समाज, इज्जत, शान की बातें कर रही हैं। क्यों दादी, अब आपका क्या कहना है? राधिका, तूने उस वक्त प्यार करने से पहले, कारोबार शुरू करने से पहले, घर से भागने से पहले कभी समाज का नहीं सोचा था, तो ये सब नियम इन बच्चों पर क्यों डाल रही है? ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। अरे पर समाज के लोग। तेरे गांव छोड़ने के बाद सिर्फ 4 दिन लोगों ने तेरे बारे में पूछा, और तुझे लगता है उस समाज को तेरी पड़ी होगी? हम गांव से है, फिर भी हमारी सोच ऐसी नहीं है। तू इन बच्चों के पैरों की जंजीर बन रही है। दादी, मैं भी आपकी तरह कुछ बनना चाहती हूँ,
अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। बस हमें एक मौका दे दीजिए। अरे दे दिया समझो, वरना मेरे पास इसके और भी राज है। अरे चुप करना तू अभी। चलिए अब सब लोग खाना खा लेते हैं। मैं आपको गिटार सुनाता हूँ। हाँ हाँ सुना बेटा। मेघा और प्रतीक दोनों मियाँ बीवी शहर में रहते हैं। मेघा एक शादीशुदा महिला होने के बावजूद भी एक इंडिपेंडेंट महिला होती है। वो जॉब करती है और उसे अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीकों से जीना पसंद होता है। एक रोज़ प्रतीक गांव में रह रहे अपने माँ बाप रुक्मिणी और धनराज को शहर बुलाता है। नमस्ते माँ जी, पापा जी। मैं अभी आप दोनों के लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। काफी क्या, अरे हमें कम ही चाहिए, जो भी खिलाएगी या पिलाएगी। माँ काफ़ी नहीं, कॉफ़ी। जैसे चाय होती है ना, वैसे कॉफ़ी भी एक दूध और कॉफ़ी पाउडर के मिश्रण से बनती है। अरे नो 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 नो, हमें तो बस हमारी देसी अदरक मसाला और इलायची वाली चाय ही चाहिए। काफ़ी वाफ़ी को मारो गोली। मेघा रुक्मिणी और धनराज के लिए जैसे तैसे चाय बनाकर लाती है, लेकिन उस चाय को पीते ही धनराज और रुक्मिणी दोनों भी उसे मुंह से निकालकर जमीन पर थूक देते हैं। हाय 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 हाय, ये चाय थी या कोई कड़वा काढ़ा? बेवकूफ़ कलमुही कही की है। इतनी फीकी चाय बनाओगी तो इसे पी पी कर ही दम तोड़ देंगे। जहर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी फिर। मेघा को रुक्मिणी और धनराज का बहुत गुस्सा आता है, पर वो कंट्रोल कर लेती है। सॉरी माँ जी, पापा जी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी मैं। और जरा ये घूंघट ओढ़ लिया कर, साड़ी पहन लिया कर। एक सुहागन की असली पहचान उसका श्रृंगार होती है, ना कि ये बेढंगी मॉडर्न जीन्स और पैंट और ये लाल दुपट्टे वाले कुर्ते। अरे तूने जो काम वाली रखी है ना, उसकी भी छुट्टी करा दे, क्योंकि अब से तुझे ही सारा काम करना होगा। बेचारी मेघा को अपनी काम वाली को निकालना पड़ता है और सारा काम खुद करना पड़ता है। घर में अपने कंफर्टेबल जीन्स पैंट की जगह साड़ी पहननी पड़ती है और ऊपर से घूंघट भी ओढ़ना पड़ता है। मेघा की रोज़ सुबह लेट उठने की आदत होती है, लेकिन जब रुक्मिणी मेघा को सुबह 7 बजे तक खर्राटे मारते हुए देखती है, तब रुक्मिणी मेघा के कान के पास ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लगती है और चिल्ला पड़ती है। अरे यार कुंभकर्ण की बहन, नास पीटों की महारानी, चल उठ जा, उठ। क्यों सुबह सुबह गला फाड़ने लगवा रही है? क्या यार माँ जी, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठा दिया। अभी तो और 5-6 घंटे की नींद पेंडिंग है, सोने दो ना। नहीं, तो क्या पगला गई है? इतनी देर तक सोएगी तो घर में लक्ष्मी माँ की जगह पनौती प्रवेश करेगी। उठ चल, और सबके लिए नाश्ता तैयार कर, और मुझे मंदिर में चढ़ाने के लिए मीठी खीर या कोई मिठाई बना दे। और हाँ, मैं तेरी सास हूँ, सहेली नहीं। अगर आइंदा से यार कह के पुकारा ना तूने, तो तेरी जुबान पर कैंची चला दूंगी। रुक्मिणी इतना कहकर चली जाती है। इडियट कहीं की, ब्लडी ओल्ड वुमन। प्रतीक, ये तुमने कौन सी आफत को इनवाइट कर दिया यार? खाना बनाते समय जब मेघा मिक्सर का इस्तेमाल करती है, तभी धनराज वहाँ पर सिलबट्टा लेकर आता है। मेघा बहू, ये लो, अब इस मिक्सर विक्सर को कूड़े में फेंक दो, और अब से तुम इस सिलबट्टे पर मसाले पीसोगी। इसे पीसने से स्वाद पर 4 चांद लग जाते हैं, पूछो तुम्हारी सास को। लेकिन पापा जी, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरे हाथ छिल जाएंगे। रोज़ मुझे लैपटॉप पर नॉनस्टॉप टाइपिंग करनी पड़ती है। मैं ये मेघा बहू, ससुर की बात ना मानकर पाप लेना है क्या तुझे? चुपचाप आज से सिलबट्टे पर मसाले पिसा कर। और हाँ, वो वॉशिंग मशीन को भी टाटा बाय बाय कर देना, और अपने हाथों से ही कपड़े धोया कर। वॉशिंग मशीन से साबुन का झाग रह ही जाता है, गंदगी। समझ में आती है बात? मेघा अपना सर पकड़ लेती है। उसे अपने हाथों से ही सिलबट्टे पर मसाले पीसने पड़ते हैं और कपड़े भी धोने पड़ते हैं, जिसके कारण उसके हाथ पर छाले आ जाते हैं। वो अपने कमरे में प्रतीक को गुस्से से कहती है, देखो ये क्या हाल हो गया है मेरा। कुछ ही दिनों में एक बिजनेस वुमन से एक नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे। ये गांव के लोग होते ही ऐसे हैं, बिल्कुल गंवार और अनपढ़। बहू को तो बस काम वाली की तरह ही ट्रीट करते रहते हैं। मेघा, माइंड योर लैंग्वेज। कुछ भी ऊट पटांग बोलने से पहले ये मत भूलो कि वो मेरे माँ बाप है। और क्या हुआ अगर काम करा लिया तो? थोड़ी ना किसी पड़ोसी के लिए काम किया है, मेरे माँ बाप ही तो हैं।
वाओ, मतलब मेरी तो 1% की भी फिक्र नहीं है। इतना ही था तुम्हारा प्यार प्रतीक। देख लिया तुम्हें भी। अपने माँ बाप के आने के बाद तुम भी कितने बदल गए हो। मेघा और प्रतीक दोनों में अनबन हो जाती है और दोनों अब एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे मेघा के लिए घर पर रहना किसी पिंजरे में रहने के समान होने लगा। रुक्मिणी और धनराज के आने के बाद से मेघा की आज़ादी उससे छीन ली जाने के कारण अब उसे बहुत घुटन महसूस होने लगती है। एक दिन, आज घर पर मैंने पूजा रखी है। प्रतीक बेटा, वो पंडित जी को तुमने फान लगा दिया ना? रुक्मिणी, अब हमें शहर में आए कितने दिन हो गए हैं, अब फान वान नहीं, फोन बोला करो, फोन। अरे हाँ, वही। हाँ माँ, पंडित जी आते ही होंगे। तभी तीनों देखते हैं कि मेघा ऑफिस के कपड़ों में जल्दबाजी से घर से बाहर निकल रही होती है। मैडम जी, कहाँ चली मुंह उठाकर? हाँ, वो आज मेरी कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है। कंपनी ने मुझे ही अप्रोच किया है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, इसलिए जा रही हूँ। ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। चुप हो जा करमजली को लक्ष्मी, तुझे पता है ना आज घर में पूजा है। तू आज कहीं नहीं जाएगी, फिर चाहे तेरी नौकरी ही क्यों ना छूट जाए। रुक्मिणी एकदम सही कह रही है मेघा बहू। वैसे भी तुम्हारी नौकरी की वजह से ये घर नहीं चल रहा, मेरा बेटा कमाता है। लेकिन मेरी नौकरी, मेरी पोजीशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पूजा में नहीं बैठी तो उसमें इतना कुछ नहीं हो जाएगा। ओ प्लीज मेघा, अपनी नौकरी का घमंड करना बंद कर दो, फॉर गॉड सेक। तुम ही अकेली नौकरी नहीं करती इस दुनिया में। चुपचाप अंदर जाकर साड़ी पहन लो और पूजा के लिए बैठो। नौकरी गई तो गई। What do you mean by नौकरी गई तो गई? प्रतीक, तुम्हें पता है ना कितनी स्ट्रगल की थी मैंने, तब ये नौकरी मिली है। और मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो मेघा, मुझे ना तो कुछ सुनना है और ना कुछ समझना है। तुम प्लीज ये सारी बातें करना बंद कर दो। इट्स टू मच इरिटेटिंग। जिस पर इतना भरोसा और प्यार था, अब तो वो भी मेघा को ऐसे कहने लगा। प्रतीक की ये बातें सुनकर मेघा को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। एक दिन जब पड़ोस की सभी आंटीज सास रुक्मिणी से मिलने आती हैं, तब रुक्मिणी जी, आप बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। आप गांव से आई और हम सबसे दोस्ती भी कर ली। सो स्वीट ऑफ यू। वरना ये मेघा और प्रतीक तो बस हमें सोसाइटी की मीटिंग्स में ही मिलते थे। हाँ जी, शानू बिल्कुल सही कह रही है। अब हम ये शहर के लोगों को क्या कहें, ऊपर से जवान बच्चे, ये सारे ऐसे ही रहते हैं। मेघा बहू, ये खड़ा खड़ा भूतनी की तरह क्या घूर रही है? जा जाकर सबके लिए नाश्ता लेकर आ। भूतनी। मेघा को अपने ऊपर औरतों को इस तरह हंसते देख बहुत बुरा लगता है। वो उनके लिए नाश्ता बनाकर उन्हें परोसती है और ऐसे ही रुक्मिणी उन सभी औरतों के सामने मेघा को उल्टा बोलती ही रहती है और उसका मजाक बनाती है। ऐसे ही एक दिन जब मेघा बालकनी में बैठकर अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी हाँ यार, वो खड़ूस इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, वो तो मुझे आज तक याद है। इतने टफ क्वेश्चन पेपर सेट करता था कि पेपर का पहला वर्ड देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। हाँ यार, उस पगलेट समीरा को कैसे भूल सकती हो? पता है ना, एक बार कैंटीन में कितना बड़ा झगड़ा कर लिया था उसने मेरे साथ। अरे निगाड़ी, कानपुर में हड़ताल मच गई है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। दे ये तेरा फैन दे, मेरा मतलब फोन दे। यही सबकी जड़ है, इसका तो आज किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। रुक्मिणी मेघा के हाथ से फोन खींचकर उसे बाथरूम के कमोड में फ्लश कर देती है। माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? बस बहुत हुआ तेरा नाटक। अब से तू फोन, लैपटॉप कुछ इस्तेमाल नहीं करेगी और तो और नौकरी पर भी नहीं जाएगी। और नहीं तो क्या, माँ बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। मेघा अपना कंट्रोल खो देती है और चिल्लाती है, बस मैं अब इस घर में और आप लोगों की जिंदगियों में और नहीं रह सकती। जेल की कैदी की तरह लाइफ बना दी है मेरी। प्रतीक, मुझे तलाक चाहिए। क्या? मेघा, मेघा कहाँ जा रही हो? मेघा। मेघा घर छोड़कर चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद उसका और प्रतीक का तलाक हो जाता है। रुक्मिणी और धनराज भी कुछ नहीं कर पाते और मेघा तलाक के बाद एक आज़ाद जिंदगी जीने लगती है।